हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल और पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते ही हमको सबसे पहले समझना है वो तमाम फॉर्मूले जो कि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यूज करने वाले हैं। तो आपका सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाता है C/V, जहां न्यू जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी इन द मीडियम है। जिस भी मीडियम में आप जानना चाह रहे हो क्या होगी वेलोसिटी, जैसे कि ग्लास, वाटर, किसी में भी उसकी वेलोसिटी इन द मीडियम आपकी ये हो जाएगी और ये आपकी वेलोसिटी इन वैक्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप कब लगा रहे होंगे? जब आपको वेलोसिटी का रिलेशन निकालना हो। इन दैट केस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो यहां पर आपका रिलेशन आ जाता है। वहां पर फॉर्मूला sin I बाई sin R, जहां एंगल ऑफ I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का है और R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का है, और V1 बाई V2, जहां पर अगर आपका मीडियम कहां से कहां जा रही है, लाइट अगर 1 से 2 में जा रही है तो वेलोसिटी का रेशियो V1 बाई V2 होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो N2 बाई N1 होगा, और इसी का इनवर्स कर दे तो भी आपको यहां पर रिलेशन मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर कभी लगे तो ये यूज कर सकते हैं। और हमारा तीसरा केस जो स्पेशल केस बनता है, जहां पर 3 मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। N31 का फॉर्मूला लिखना है तो N डैश डैश इंटू N डैश डैश कर दीजिए, और 3 पहले लिखा है तो 3 पहले लिख दीजिए, लास्ट में 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए, और जो बीच का मीडियम बच गया है वो 2 और वो 2 यहां पर आ जाएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, आपको समझ में आएगा कब कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पर और लेते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। यहां पर कैसे आप सॉल्व कर रहे होंगे इसको, चलिए देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पर आपको स्पीड आपको किसी मीडियम में बता दी गई है कितना है। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द मीडियम। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोल दिया, तो क्या ये फॉर्मूला हमारा पहला वाला जो न्यू इक्वल टू C/V होता है वही यूज करना है कि नहीं? हाँ, यही यूज करना है, जहां C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय आपको करना है यहां पर जो मीडियम की वेलोसिटी होती है वो यहां पर पुट कर देना है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, और 1.5 2 टाइम्स में इसको भी कैंसिल कर देगा। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान आप रखेंगे, और यही आपका आंसर हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर ये रहा, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 2, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। देखिए यही क्वेश्चन है, उल्टा करके पूछ दिया गया है, आपको यहां पर अब आंसर बताना है। हालांकि इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं आप, बट तब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो कैसे डील करते हैं वो देख लेते हैं। यहां पर आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता दिया गया है, कितना है, ये है 2। ठीक है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो यानी यहां पर भी फॉर्मूला C/V का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहां पर आपको ये वैल्यू पता है क्या है, 2 है, और C की वैल्यू तो पता ही है, वो भी आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आपको निकालनी है वेलोसिटी इन दैट मीडियम, तो यानी V की वैल्यू निकालनी है। V को इधर कर देते हैं, और 3 यहां 2 यहां चला जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, और 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। कैसे हमने डील किया, आपने देखा क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया, ये सारी चीजें आपको समझनी है, तब आपको आराम से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो आपसे बन पा रहा है या नहीं।
चलिए यहां पर आ गया है थर्ड क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड and the speed of light in medium 2 is 1.5 मीटर पर सेकेंड. What will be the refractive index? क्या ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है? ये सोचिए आप. एब्सोल्यूट मतलब कंपैरिजन हो रहा है कहां से? वैक्यूम से. बट अगर रिलेटिव की बात की जाती है तो वहां कंपैरिजन होता है किसी दो अननोन चीजों के बीच में, वैक्यूम का बीच में जिक्र नहीं होता. जैसे रिलेटिव आपके घर में आते हैं और बोलते हैं कि भाई आपके बेटे का कितना मार्क्स आया, शर्मा जी के लड़के का इतना मार्क्स आया, तो वो रिलेटिव का काम यही होता है, दूसरे से कंपेयर करना. 100 में कितने मार्क्स आए उससे बात नहीं चल रही है, बात चल रही है शर्मा जी के, वर्मा जी के लड़के से. तो यहां पर भी वही हो रहा है. यहां पर लाइट का कंपैरिजन हो रहा है, वैक्यूम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसी दूसरे मीडियम की. तो यहां पर जो सवाल बन रहा है वो बन रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. तो हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करने वाले, न्यू 1 2 न्यू 2 1 ऐसे करके. तो इससे पहले समझ लेते हैं कि आपको यहां पर क्या हो रहा है. कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कभी उल्टा लिख देते कभी सीधा लिख देते. यहां का कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं मैं. देखिए इसका मतलब क्या होता है, N12 का मतलब ये जो न्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं म्यू लिखा रहेगा कोई बात नहीं. इसका मतलब क्या है, जो बाजू में लिखा रहता है ना, जो बाजू में लिखा है, क्या लिखा बाजू में? 1 लिखा है. तो इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. किसी किसी बुक में यही चीज ऐसे लिखा हुआ है, तो एक ही बात है. बाजू में क्या लिखा है, यहां पर जस्ट इसके बाद 1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी लाइट कहां से कहां जा रही होगी, लाइट कहां से कहां जा रही होगी. देखिए लाइट कहां से जा रही है, ये है मीडियम, ठीक है, लाइट आ रही होगी इस मीडियम में, ठीक है. तो लाइट आ रही है, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो ये है मीडियम 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, जहां से कंपैरिजन वहां से लाइट आती है. तो लाइट आ रही है 2 से 1, इस केस में दिखेगा तो लाइट आ रही है 2 से 1. ये दोनों एक ही बात है, लिखने का तरीका है अलग अलग. अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या है यहां पर फंडा. और यहां पर जब फॉर्मूला लिखते हैं, अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं, तो वेलोसिटी के टर्म में आप देखिए सिंपल सा याद है, v/v कर लीजिए. और पहले क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है 1, तो पहले मत लिखिए 1, नीचे लिख दीजिए 1. और ऊपर क्या लिखा है 2, तो बाद में क्या लिखा है 2, तो ऊपर लिख दीजिए 2. ये है वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला. तो हमें पता चल गया फॉर्मूला क्या बनाने वाले हैं, N12 का. और अगर पूछ देता, यही तो पूछा है 2 1 का फॉर्मूला, अरे कुछ नहीं भाई, v/v लिखिए. पहले क्या लिखा है 2, तो बाद में लिख दीजिए 2, और बाद में लिखा है 1, तो ऊपर लिख दीजिए 1. बस यही हो गया. देखिए तो इसका रेसिप्रोकल ही तो है. अगर एक चीज निकाल लिया है तो उसका रेसिप्रोकल ही तो आंसर आएगा. क्लियर, इतना सा आसान आंसर है. तो यहां पर फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे हम लोग, v2/v1, v2/v1, ठीक है. और यहां पर क्या यूज कर लेंगे, v1/v2. यहां से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है. v2/v1. तो यहां पर आपको पता है सारी वेलोसिटी क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. मीडियम 1 की वेलोसिटी दी हुई है 2.5, यानी नीचे लिखेंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और डिवाइड ऊपर में क्या लिखेंगे, v2 की वैल्यू. v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये तो कैंसिल ही हो जाने वाला है. तो ये सब लिखने का भी कोई मतलब नहीं है आपको. एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो लिख के काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ये पॉइंट हट गया. और 5 3 15 एंड 5 5 25, तो ये आ गया 3/5, ठीक है. और इसको अब इसको निकालने की जरूरत आपको नहीं है, ये निकल गया तो बस इसका उल्टा लिख दो ना भाई, 5/3 आपका इसका आंसर हो गया. अगेन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में से किसी का यूनिट नहीं होता है. तो यहां पर आंसर 3/5, या फिर पॉइंट में लिख सकते हैं डिवाइड करके, और 5/3 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा. आई होप आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको आसान लगने होंगे. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये आपके लिए कैसा रहता है, इसको आप बना पा रहे हैं या नहीं. चलिए यहां पर देख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम
A is 3/5 and the refractive index of medium B is 2/5. What is the refractive index of A with respect to B? अरे क्या पूछ दिया? अरे रिलेटिव पूछ दिया यार, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, तो बाजू में ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उसके बाद आएगा बी। किसी किसी बुक में यही चीज ऐसे भी लिखा रहेगा, तो टेंशन नहीं लेने का। यही लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लाइट कहां से आ रही है? बी से ए। लाइट कहां से आ रही है? बी से ए, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ए का। ए का क्या दिया हुआ है? एब्सोल्यूट दिया हुआ है। यहां पर कोई दूसरा नंबर आया क्या? एक बी कुछ और आया क्या? नहीं, तो सिर्फ ये है। तो कंपैरिजन किससे हुआ होगा? वैक्यूम भैया से, वैक्यूम से कंपैरिजन हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू जो दी है एब्सोल्यूट दी हुई है 3/5 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी का दिया हुआ है 2/5। तो हमने दोनों वैल्यू गिवन डेटा में लिख लिया और ये आपका गिवन डेटा, ये यूज कर लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन पूछ रहा है, तो डायरेक्टली होगा ना भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली होगा। बाजू में क्या लिखा हुआ है? ए। पहले क्या लिखा हुआ है? ए, तो पहले दीजिए ए। बाद में लिखा है बी, तो नीचे लिख दीजिए बी। जो वेलोसिटी में उल्टा करते थे यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर सीधा ही लिख देंगे। ए का पूछा है तो ए, बी का बाद में तो बी बाद में। क्लियर? वेलोसिटी का यही, अगर वेलोसिटी पता होता तो वेलोसिटी यहां पर उल्टा लिखते, वेलोसिटी ऑफ ए नीचे लिखते, वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर लिखते। पिछले क्वेश्चन में किया था, उल्टा लिखा था। बट यहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर पूछा है और एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो वो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। जो पहले वही ऊपर, जो नीचे बाद में। क्लियर? अभी फॉर्मूला में यहां पर वेलोसिटी नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अगर बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव यहां पर वैल्यू की, तो Na की वैल्यू आपको पता है क्या है? 3/3 Na की वैल्यू क्या है? 3/5 और डिवाइड में है 2/5, डिवाइड में है 2/5, 2/5। अरे डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऐसे लिख देते हैं इसको 3/5 और उल्टा करके 5/2। अब ये 5 ने कैंसिल कर दिया, 3/2 होता है 1.5, 3/2 होता है 1.5, 3/2 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल अब कंफ्यूजिंग नहीं लग रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, लेते हैं अगला सवाल, देखते हैं ये कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या दे दिया? अगेन क्या दे दिया? रिलेटिव दे दिया। क्यों रिलेटिव लग रहा है भाई? क्योंकि वाटर और एयर की बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है। हालांकि कहीं कहीं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एयर का वैक्यूम का बहुत ही सिमिलर होता है। वैक्यूम का होता है 1, एयर का होता है 1.003, तो बहुत नजदीक है। तो कभी कभी एयर और वैक्यूम को एक ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर इसको एज अ हम लोग रिलेटिव ही लेकर चल रहे होंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज, तो यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। क्लियर? समझ कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या समझ में आया? ठीक है। What is the refractive index of air with respect to water? अरे क्या पूछ दिया यार? With respect to air, with respect to water। अरे उल्टा पूछ दिया तो उल्टा कर दो ना, हो गया आंसर, खत्म। इतना मगजमारी नहीं करने का। यहाँ क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आपको सीधा यहाँ पर उल्टा पूछा था, तो हमने सीधा उल्टा कर दिया। हाँ, कभी कभी ये चीज आपको 4/3 ना लिखकर ऐसा लिख दे 1.333 बार, तब आपको मैथ्स आना चाहिए। यहां पर इसका फ्रैक्शन करना आना चाहिए, या तो फ्रैक्शन में लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जब अगर डिवाइड करेंगे तो यही आता है एक्चुअली वैल्यू 1.3333। लेकिन उस केस में क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं करते यार, ये फॉर्मूला का उल्टा लगा देते हैं, यानी 1/1.333 ये हो जाता, ठीक है। तब यहां पर इसका रेसिप्रोकल लिख सकते थे। अगर उसको फ्रैक्शन बनाना आता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, तो उस फ्रैक्शन को बनाकर उल्टा लिख सकते हैं। क्लियर है? ये सारी कहानी आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए।
तो आगे हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहां पर थोड़ा एंगल वगैरह दिख रहा है, तो यहां पर लगता है ट्रिग्नोमेट्री भी लगने वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको इस टाइप का सवाल बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ आपका 60 डिग्री, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी दिया हुआ है 30 डिग्री, अच्छा एंगल ऑफ आर लिख देते हैं 30 डिग्री, ये दोनों आपको गिवन है। चलिए फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल वाला फॉर्मूला कौन सा था, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर कर लेंगे, आपका आंसर यहां पर मिल जाएगा आपको। बहुत बच्चे यहां पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं जान रहे होंगे तो उनको दिक्कत होगा। क्या है, साइन आई यानी साइन 60, कितना, साइन 60। अरे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, और साइन आर यानी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बहुत बच्चा कह 30 ये 60 को काट देता है। अरे भाई यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री, यार तुम क्या कर रहे हो, ये मल्टीप्लाई में नहीं है इसके साथ कि काट देंगे फिर साइन साइन कैंसिल हो गया 2 आंसर आ गया। अरे भाई ये नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। साइन 0, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये है 0 डिग्री की वैल्यू, ये है 30 डिग्री की वैल्यू, ये है 45, ये है 60 और ये है 90 की वैल्यू। ये सारी वैल्यू आपको याद होगी अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो यहाँ पर साइन 60 पूछा, साइन 60 पूछा, √3/2, साइन 60 √3/2 और साइन 30, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई, √3/2 इंटू उल्टा 2/1, 2 कैंसल, आंसर आया हमारा √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकला, √3, वैल्यू होती है लगभग लगभग 1.7 के आसपास, 1.71 के आसपास, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ गया है उस मीडियम का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं वो भी आपसे सवाल सॉल्व हो पाता है कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज √2 and the angle of incidence is 45 degree, then find the angle of refraction। अरे थोड़ा अजीब लग रहा है यार, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही वैल्यू, वही फॉर्मूला, न्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर एक और चीज दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ही दे दी, क्या बोल दिया, इसकी वैल्यू ही बता दी, क्या, √2, ठीक है भाई। और इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दे दी है 45 डिग्री, तो पूछ रहा है देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगेन ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तो साइन आई यानी साइन 45 की वैल्यू यहां पर लिखेंगे और साइन आर जो नहीं मालूम है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। साइन 45 0, 1/2, 1/√2, साइन 45 कितना होता है भाई, साइन 45 1/√2, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं 1/√2 और यहां पर नीचे है साइन आर, ठीक। और ये √2 भी यहां पर ही है, तो ये डिवाइड में है, यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और √2 यहां पर आके डिनोमिनेटर में, तो साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 टाइम्स √2। अरे √2 कितना हो गया भाई, 1/2, और साइन कितना में 1/2 होता है, हाँ 30 डिग्री पे होता है, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बोला 1/2 और थीटा कब होता है 1/2, 30 पर होता है, तो ये है हमारा आंसर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। चलिए आई होप ये भी आपको क्लियर अच्छे से जा रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं यहां पर कैसा आंसर आपको मिलता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आपको यहां पर गिवन डेटा में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या लिखा हुआ है 1.33, ठीक है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन जो कि आपके एयर के कंपैरिजन दिया है, यानी एयर और वैक्यूम। मैंने बताया कि कभी जब नहीं लिखा हो तो यहां पर ये एब्सोल्यूट की ही बात कर रहा है, तो ये वैल्यू भी हम एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर चलेंगे 1.50। तो ये वैल्यू को थोड़ा अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं 4/3 और इसे कहते हैं 3/2। तो ये चीज आपको ऐसे लिख लेनी है ताकि फ्रैक्शन
आपका इजी हो जाए यहां पर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी अगेन आपको यहां पर रिलेटिव पूछ दिया, एब्सोल्यूट देके रिलेटिव पूछ दिया है, क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बेंजीन पहले कौन आएगा, बेंजीन, फिर वाटर बाद में, तो वाटर यहां पर लिख देंगे। सिंपल, आपको यहां पर आंसर मिल चुका होगा, फॉर्मूला बन गया है। तो यहां पर NB की वैल्यू आपको 3/2 है, 3/2 है, और NW की वैल्यू 4/3 है। तो डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4/3 बन जाएगा 3/4, और यहां पर ये 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9/8 आपका आ गया है आंसर जो यहां पर पूछा जा रहा है। कभी अगर गलती से ऐसा पूछ देता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन, तो ये सब निकाला ही है, यहां पर फॉर्मूला यहां पर उल्टा लिख देते और यही आंसर भी उल्टा लिख देंगे। तो इन दैट केस ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल अब इजी लगने लग गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल पर, यहां पर ले लेते हैं ये क्वेश्चन, यहां पर ये सॉल्व कैसे किया जाएगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन एज, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपका दिया हुआ है 1.86। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपका दिया हुआ है 1.24। यहां पर ये दोनों चीजें पता है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए ये 3 मीडियम वाला क्वेश्चन बन गया है यार, 3 मीडियम वाला क्वेश्चन है। यहां पर इसको कैसे डील करते हैं, यहां पर फॉर्मूला लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है, n इंटू n लिख दीजिए और डैश 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 लगा दीजिए। पहले क्या लिखा है, g, अच्छा लगा दो g, और लास्ट में है w, तो यहां पे लगा दे w, और बच कौन गया, एयर बच गया है। तो यहां पर एयर और यहां पर भी एयर। क्या हमको NGA की वैल्यू मालूम है, NGA की वैल्यू मालूम है 1.86, तो यहां पर 1.86 इंटू करेंगे किसके साथ, NAW की वैल्यू मालूम है क्या, अरे AW की वैल्यू नहीं मालूम है, WA की वैल्यू मालूम है। तो यहां पर इसको उल्टा करते हैं तब जाकर तो यहां मिलेगा। तो इस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.24 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू NWA की है तो हमें तो यहां पर NAW चाहिए, तो AW की वैल्यू क्या होगी, उल्टा ऑफ दिस, तो हमारा यही वैल्यू वहां पर हमने चिपका दी। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट ने पॉइंट को मारा, ठीक है, 186 डिवाइडेड बाय 124, इस फ्रैक्शन को आप आराम से डील कर लीजिएगा। GW की वैल्यू आ गई है, GW की वैल्यू यही है यहां पर आपका आंसर। क्लियर। इस टाइप का सवाल अब आप आराम से कर पा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेते हैं अगला सवाल और इसको भी डील करके जल्दी से पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस की तरफ। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगेन 3 मीडियम वाला क्वेश्चन है, अगेन 3 मीडियम वाला क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं आराम से। क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई दिया हुआ है 2/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड आपका दिया हुआ है 4/3। ये दोनों वैल्यू पता चल गई है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, z विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा जा रहा है, z विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, वही तरीका है, फॉर्मूला वही तरीका है। कैसे, पहले तो यहां पर आप ये कर लीजिए, 2 बार n को n से मल्टीप्लाई और 2 डैश लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिया। पहले क्या लिखा है z, तो लगा दीजिए z, और लास्ट में है z x, तो लगा दिए x, और बीच में कौन बच गया, z हो गया, x हो गया, y बच रहा है, तो यहां पर लगा देंगे y और यहां पर भी y। तो क्या हमें NZY की वैल्यू पता है, NZY की नहीं, YZ की पता है, तो क्या होगा, यहीं से निकाल लेंगे,
NZY की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा, तो 3/4 ये वैल्यू आ गई आपकी 3/4। क्या YX की वैल्यू पता है, क्या YX की वैल्यू पता है, नहीं, ये तो XY की वैल्यू पता है, तो यहां से भी निकाल लेंगे भाई। NYX की वैल्यू क्या हो जाएगी, NYX की वैल्यू इसका उल्टा 3/2। क्लियर, अब वैल्यू मिल गई है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे डायरेक्ट। ZY 3/4, तो हमारा ZX का वैल्यू आ रहा है क्या, 3/4 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9/8 हमारा आंसर यहां पर क्वेश्चन का आ चुका है। आई होप ये पार्ट ऑफ द वीडियो आपके लिए क्लियर रहा होगा। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए पावर ऑफ लेंस पे न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं उनको भी देख लेते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट जो आपको पावर ऑफ लेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है और उसका एसआई यूनिट क्या होता है और कब हम कैसे फॉर्मूला में किस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी जो भी आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रखना है। मैक्सिमम केस में जो फोकल लेंथ दिया रहता है वो आपका किस में रहता है, सेंटीमीटर में रहता है, बट उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और फोकल लेंथ, क्योंकि कॉनकेव लेंस का बात करें तो वहां पे निगेटिव होता है, इसलिए पावर भी कॉनकेव की क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, और अगर बात करें कॉन्वेक्स की तो वहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए पावर भी हमारा पॉजिटिव में आएगा। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर एसआई यूनिट होता है जिसको मीटर इनवर्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि 1/मीटर ही तो कर रहे हैं हम लोग। मीटर इनवर्स हमारा डायोप्टर एसआई यूनिट हो गया। और पावर आपका लेंस का पॉजिटिव रहेगा कॉन्वेक्स के लिए और निगेटिव रहेगा कॉनकेव के लिए। ये इन सब चीज का ध्यान आप रखेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कैसे, यहां पर चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया यहां पर, कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन, आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बताइए क्या होगा पावर। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने, 1/f। तो यहां पर फोकल लेंथ तो दिया हुआ है, कितने बढ़िया से फोकल लेंथ दिया हुआ है 25। क्या इसको पॉजिटिव मिलेंगे कि निगेटिव मिलेंगे, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो पावर यहां पर पॉजिटिव में फोकल लेंथ लिया जाएगा। कॉनकेव होता तो लेते निगेटिव में। क्लियर इतना सा बात, तो यहां पे लिख देंगे 1/25। बट दिक्कत आ जाएगी क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में है भैया, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, यानी डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। इसका मतलब 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाता है, और 100/25 यानी कट के आंसर हमारा 4 डायोप्टर आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव की थी। आई होप आपको ये सिंपल लगा होगा। यहां पर ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पर इतना टेंशन है नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इसको कैसे कर रहे होंगे जल्दी से देख लेते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। यहां पर कॉनकेव लेंस का पावर आपको कैलकुलेट करने के लिए कह दिया है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, पावर का फॉर्मूला वही हम लोग 1/f ही यूज करने वाले हैं, बट यहाँ पर f तो दिया ही नहीं। यहां बात कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ये है r 40 सेंटीमीटर, प्लस में है कि माइनस में, अरे कॉनकेव है ना तो निगेटिव में लेंगे। कॉनकेव के मतलब गड्ढा, गड्ढे में निगेटिव, सीधा याद रखेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये -40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, यानी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और कॉनकेव है इसलिए -20 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी हम लगा लेंगे 20 सेंटीमीटर, और मीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड करके, और ये 100 चला गया ऊपर और 20 नीचे, और आंसर नेगेटिव में आ रहा है। कितना आ रहा है, -5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। ये सारा चीज आप अच्छे से कर रहे होंगे तभी आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, तभी क्वेश्चन को सही बना सकते हैं। बात करें अगर दो लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे कि एक लेंस और दूसरा लेंस दोनों को मिला दिया जाता है, तब भी तो कोई लेंस बन रहा होगा ना, उसका पावर क्या रहा होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दो पावर, दोनों का पावर ऐड हो जाता है, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव के साथ, निगेटिव में है तो निगेटिव के साथ ऐड हो जाता है, यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू P1 + P2। और क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f,
तो यहां पर 1/f1 प्लस 1/f2, इसका फॉर्मूला जब आप रखेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आएगा। आपको यहां पर न्यूमेरिकल करते हैं तब आपको यहां पर ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन को नंबर 3 देख लेते कैसे। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर, यहां पर आ गया हमारा कन्वर्जिंग लेंस की बात कर दी। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? हमारा कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग लेंस, आपको पता होना चाहिए। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर, ठीक है। और अगर बात करें कंबाइंड विथ अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस होता है हमारा कॉनकेव, जिसका पावर दिया हुआ -8 डायोप्टर होना भी चाहिए क्योंकि ये निगेटिव का होता है, तो ये -8 डायोप्टर, ये हमारा 4 डायोप्टर, ठीक है। बोल रहा है कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर, पावर का कॉम्बिनेशन बताइए और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए, दोनों चीज आपको बताना है। तो पावर का कॉम्बिनेशन तो कुछ नहीं होता भाई, P1 प्लस P2 होता है, बस हमको जोड़ देना है दोनों को, 4 में जोड़ना है -8 को, -8 को, तो आपका आंसर माइनस में ही दिखेगा, क्या? 4 डायोप्टर। तो पावर का कॉम्बिनेशन तो निकल गया 4 डायोप्टर, और हमने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला 1/f, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/p होगा कि नहीं? 1/p, तो 1/p की वैल्यू यहां पर दिख रही है, p की वैल्यू दिख रही है, -4 है, और ये आ गया हमारा फोकल लेंथ। बट किस में आया होगा? मीटर में आया होगा। इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ये हो गया 1/4 ऑफ सेंटीमीटर, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सेंटीमीटर में भी निकल जाएगा, 4 25 टाइम्स में आ जाएगा, और -25 इसका फोकल लेंथ आ जाएगा सेंटीमीटर में। नहीं तो 1/4 भी माइनस में आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस वहां पर यूनिट मीटर होगा और वहां सेंटीमीटर होगा, इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। तो आई होप इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपसे सॉल्व हो पा रहे होंगे। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसको कैसे डील करेंगे। आप लोग कॉपी पेन जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालकर मेरे से पहले बैठ जाइए। चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। इफ अ पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिन लेंस इज 5 डायोप्टर, दो लेंस को जोड़ा और उसका आंसर मिला 5 डायोप्टर, ठीक है, एंड वन ऑफ द लेंस हैज फोकल लेंथ -20, ठीक है, एक फोकल लेंथ, एक लेंस है जिसका -20 फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ -20 है, तो जो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो कॉनकेव रहा होगा, एकदम सिंपल, ये बात आपको समझ में आ गई है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिला है, जो भी कॉम्बिनेशन मिला है वो मिला है 5 डायोप्टर का। क्या मिला है? 5 डायोप्टर का, यानी ये कौन सा लेंस होगा? ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि +5 डायोप्टर लिखा हुआ है तो इसलिए कॉन्वेक्स होगा। चलिए ये पता चल गया। इसमें क्या कंबाइन करें, इसमें क्या कंबाइन करें, क्या कंबाइन करें? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस। यहां पर जो है इसका फोकल लेंथ आपको पता करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5, ये पहले पता कर लेते इसका पावर क्या होगा। इसका पावर क्या होगा? इसका पावर होगा 1/f, यानी 1/-20, या और डिवाइड बाय 100, 100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, 100/20 -5 डायोप्टर हो जाएगा, राइट? समझ रहे थे सब बात? ये -5 डायोप्टर, अच्छा -5 डायोप्टर इसका है, ठीक है, -5 डायोप्टर इसका है, तो -5 डायोप्टर में क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं कि आ जाए +5 डायोप्टर। -5 में क्या ऐड करूं तो आ जाए +5 डायोप्टर, तो इसका पावर मिल जाएगा आपको कि नहीं? इसका पावर मिल जाएगा P2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर P2 आपका क्या निकल रहा होगा? P2 इज इक्वल टू माइनस +5, और ये माइनस उधर गया, ये उधर गया, 5 डायोप्टर यानी 10 डायोप्टर। देखिए क्योंकि -5 में 10 जोड़ेंगे, -5 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 तो आएगा ही। तो यहां पर भी आपको समझ में आ गया, P2 का डायोप्टर पता चला, बट पूछा क्या है? पूछा है फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/पावर, तो यहां पर 1/10 कर लेंगे, हमारा 1/10 आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में, और अगर चाहिए सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा फोकल लेंथ का। आई होप आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करें और हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं।